देखिए, आपका सीपीसी का इतिहास कल बताया गया था। अब आपका सेक्शन वाइज शुरू किया जाए, फिर एक बार हम दोहरा दें। आपका सीपीसी को दो खंडों में बांटकर पढ़ा जाता है, या दो खंडों में बांटा गया है। जो पहला खंड है उसमें टोटल 11 आपका भाग है। उसमें 158 धाराएं हैं। ये सीपीसी का शरीर मानी जाती है। ये स्थिर रहती है, अर्थात इसमें आपका सिविल मामलों के कुछ सिद्धांत, पक्षकारों के कुछ सब्सटेंसिव राइट और न्यायालयों का जुरिडिक्शन या अधिकारिता दी गई है। इसमें संशोधन संघ और राज्य दोनों कर सकते हैं। ये संहिता का आपका शरीर या बॉडी या स्थूल भाग है। इन सिद्धांतों को कैसे व्यवहार में अप्लाई किया जाएगा, मैं कल बताया था। इसके लिए जो प्रक्रिया है वह आपका दी गई है। ये नियमों में आदेश में दी गई हैं। आदेश के अंदर नियम है। इन आदेशों में संशोधन याद रखिएगा, संघ भी कर सकता है, राज्य भी, और संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय भी। लेकिन उच्च न्यायालय पर एक प्रतिबंध है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जो धाराओं में दिए गए प्रावधानों के विपरीत हो। एक और आप इंटरप्रिटेशन का नियम याद रखिए। अगर सेक्शन और शेड्यूल में टकराव होता है, विरोधाभास होता है, सेक्शन कुछ और कहता है, नियम कुछ और कहता है, दोनों में 36 का आंकड़ा है, तो सेक्शन में कही गई बातें प्रिवेल करेंगी, अभिभावी होंगी। ये नियम हर एक जगह बना लीजिएगा। अगर संविधान में भी 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं, अगर अनुच्छेद में कोई बात कही गई हो, वही बात अनुसूची में कही गई हो, दोनों में 36 का आंकड़ा हो, तो अनुच्छेद में कही गई बातें प्रिवेल करेगी। दोनों में से अगर कंपटीशन में एक चुनना हो तो धारा या अनुच्छेद चुनिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका सीआरपीसी में उत्तराखंड बनाया है। क्वेश्चन आपका ये बनाया है कि कहाँ ये लिखा गया है कि जब मृत्यु दंड दिया जाएगा तो निर्णय में ये लिखा जाएगा कि तब तक गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक कि मृत्यु न हो जाए। ये 354 के क्लाज 5 में भी हैं, और द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 42 में जो ब्लैक वारंट या डेथ वारंट निकलता है उसमें भी लिखा जाएगा। तो दोनों में से एक चुनना हो तो आपको दोनों अगर आए तो दोनों मारिए, लेकिन एक चुनना हो तो मैं फिर बता दूं, सेक्शन मारिएगा 354 का कौन सा क्लास 5। ये उत्तराखंड ने बनाया है। आइए सबसे पहले किसी भी कानून का प्रियम्बल देखा जाता है। अब सीपीसी की उद्देश्य क्या है, प्रियम्बल क्या है। शुरुआती दौर में ही प्रियम्बल दिया रहता है। देखिए, आपका सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम, यानी कि एक शब्द आपका छूटा है, परिभाषित करना। तो सिविल सीपीसी का उद्देश्य क्या है, तो सिविल प्रक्रिया से संबंधित जो कानून है उनको समेकित किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए और उसमें कुछ एमेंड किया जाए। तो दोनों शब्द का अर्थ जानना है। एक क्वेश्चन पिछली बार इस पर बना भी था, फिर एविडेंस में भी बनता है। एविडेंस का उद्देश्य क्या है, समेकन, परिभाषित, संशोधित करना साक्ष्य विधि को। तो समेकित का मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों से संबंधित जो भी नियम है इस कानून में एक जगह एकत्र कर दिए गए हैं। और संशोधित का मतलब ये हुआ कि जो पिछली सीपीसी में नियम थे सिविल मामलों के, उसमें कुछ क्या लाया गया है, बदलाव। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन आपका कहाँ कहाँ यह सिद्धांत समाहित है, यानी कि आपका समेकन का सिद्धांत, एकत्रीकरण का सिद्धांत कोरिलेट करेंगे तो कर लीजिएगा। टीपीए की दो धाराओं में है, आपका 61
और 67A। पिछली बार 61 पूछा गया था टीपीए में, हो सकता है कि 67A पूछ ले। पिछली बार आया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन या एकत्रीकरण का सिद्धांत या समेकन का सिद्धांत टीपीए की धारा 61 में है और 67A। मोचन का समेकन तो 61 मारिएगा और पूर्वबंध या विक्रय का समेकन तो 67A मारिएगा। मैं फिर बता दूं, रिडीम का पूछे तो 60 और फोरक्लोजर या सेल का कंसोलिडेशन पूछे तो 67A। आगे बढ़ा जाए आपका। अब प्रारंभिक देखा जाए। प्रारंभिक बातें जो दी गई हैं वह बिना भाग के दी गई हैं और धारा 1 और 2 में। वैसे धारा आपका 1 से भी क्वेश्चन बनने का नहीं, आपका धारा ये देखिए आपका 8 तक दी गई भाई बिना भाग के, यानी कि सामान्य बातें प्रारंभिक बातें धारा 8 तक दी गई है, बिना भाग के दी गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि भाग 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, तो सेक्शन 9 से शुरू होगा। इधर की धाराएं बिना क्या है, भाग के। देखिए सेक्शन 1 से क्वेश्चन बन सकता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार। पुराना बैरेक्ट हो तो उसमें थोड़ा संशोधन भी करना है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता या व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 होगा। यह किस तारीख को लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1909 को। ये ज़्यादा चांस रहता है पूछने का कि सीपीसी कब इन्फोर्स हुई, कब लागू हुई, तो 1 जनवरी 1909। इसके बाद तीसरा जो विस्तार आपको देखना है, और विस्तार में आपका देखिए पुराना बैरेक्ट जो है जम्मू कश्मीर राज्य में इसका विस्तार नहीं था। अगर पुराना बैरेक्ट हो तो वहाँ काट कर आपको काट देना है और लिख लेना है कि 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर राज्य में भी यह कानून अब क्या हो गया है, लागू। लोग सोशल मीडिया पर पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें आपका गलत आपका आएगा आंसर, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। तो उस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, पुराना ना पढ़िएगा, विस्तार। वर्तमान समय में 2 जगहों पर भारत में पूरे लागू हैं, लेकिन भारत के 2 क्षेत्रों में लागू नहीं है। वहीं याद करके जाना है, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र। फिर एक बार देखिए, नागालैंड तथा जनजातीय क्षेत्रों में सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते। पहला नियम। अगर ये पूछे कि सीपीसी किन क्षेत्रों पर लागू नहीं है, मॉडल अब जम्मू कश्मीर नहीं बनेगा, नागालैंड फर्स्ट, सेकंड जनजातीय क्षेत्र, थर्ड दोनों, और फोर्थ बनेगा इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कराइए। आज भी सीपीसी के प्रावधान नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होते। तो उत्तराखंड एक क्वेश्चन अंदर से बना दिया कि जनजातीय क्षेत्र किसे कहा जाएगा, तो वह डेट याद रखना पड़ेगा। देखिए किसे कहा जाएगा, अच्छे से तैयार रखिए। इस खंड में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। यही डेट उत्तराखंड ने बनाया था, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए बैरेक पर। जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे। अब फिर एक बार याद रखिए, जनजाति क्षेत्र किसे कहा जाएगा, एक बार उत्तराखंड ने बनाया है। ये सीआरपीसी में भी बन सकता है क्वेश्चन, सीपीसी में भी बन सकता है। तो फिर हम बता रहे हैं 21 जनवरी यानी कि 21 जनवरी
1972 के पूर्व, पूर्व मने पहले, संविधान के 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में असम राज्य के जिन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र बताया गया था, वहीं क्षेत्र क्या होंगे? जनजाति। भाई डेट याद रखिए, किस तारीख के पहले? 21 जनवरी सन 1972। चौथी अनुसूची 6वीं, पैरा नंबर 20। यही क्वेश्चन आया उत्तराखंड में 20 लिखा तो है आपका, लिखा स्पष्टीकरण में पैरा नंबर किस में? आपका 20 में। असम के जनजातीय क्षेत्र में शामिल थे, उन्हीं को हम जनजाति क्षेत्र कहेंगे। तो सीपीसी के प्रावधान 2 जगहों पर लागू आज भी नहीं है, याद रखिए। कहाँ कहाँ? नागालैंड और असम के जनजातीय क्षेत्र। अब धारा 2 आ जाइए, डिफिनीशन क्लाज हैं। यहाँ से भी कम से कम मान कर चलिए कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित बनता है। पहला आपका परिभाषा देखा जाए तो सबसे पहले तो 5-6 कानूनों में जहाँ जहाँ परिभाषा धाराओं में दी गई हैं, फिर हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि आपका एक बार क्वेश्चन ये बना है कि संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषा दी गई है। तो भाई जितने मुख्य कानून हैं, किन किन धाराओं में परिभाषा दी गई है, ये याद करके जाइए, नहीं कि ये भी क्वेश्चन गलत हो जाए। ये सब गलतियां मैं बता दूं क्षम्य नहीं है। तो अगर आपका सीपीसी पूछे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अलग से। अगर आपका सीपीसी पूछे तो सेक्शन 2 मारना है, सीआरपीसी पूछे फिर भी 2 मारना है, अगर आपका एविडेंस पूछे तो 3 मारना है, टीपीए पूछे तो 3 मारना है, और कॉन्ट्रैक्ट से पूछा गया था जे में 2। कॉन्ट्रैक्ट पूछे तो कौन सी धारा? 2। और अगर संविधान पूछ ले तो 366 बताया जाएगा, उधर से ही चल रहा है। सुबह के पीरियड में 361 से उठाया गया है, 366 में एक परिभाषा पूछने का चांस रहता है। जैसे आपात की उद्घोषणा, अनुच्छेद का मतलब क्या हुआ? आपका सामाजिक रूप से पिछड़े का मतलब जो नए नए जोड़े गए हैं, सतर्क रहना उसमें भी। तो संविधान में पूछे परिभाषा तो कौन सा मारेंगे? 366। आईपीसी में पूछ सकता है तो 6 से लेकर 52A, 6 से लेकर 52A जनरल एक्सप्लेशन है, साधारण स्पष्टीकरण है आपका। मैंने ये सब एकदम याद होने चाहिए, नहीं कि ये धाराएं ही गलत हो जाए, ये सब क्षम्य नहीं है, मैं बता दूं। अगला देखिए तो परिभाषाएं। पहली परिभाषा है संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। तो पहली परिभाषा पर ही गौर करिए कि कोड के अंतर्गत, संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं कि नहीं। तो अब नियम के बारे में जितने प्रावधान हैं, आपका एक जगह सभी प्रावधानों को आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि नियम से जो भी क्वेश्चन आ जाए, माने ये आप भी नियम बनाइए कि हम नियम को एक साथ पढ़ेंगे और नियम से जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे हम करके ही सॉल्व आएंगे। तो फिर एक बार देखिए, आपका एक एक सेक्शनों को देखा जाए और कहाँ कहाँ नियम के बारे में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले आपका नियम के बारे में जानिए, अभी बेरेक न जानिए, अभी सामान्य बातें 2 मिनट जानिए। सीपीसी में 2 खंड दिए गए हैं। सीपीसी को 2 खंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहले खंड में टोटल 11 पार्ट है, जिसमें टोटल 158 सेक्शन है। ये संहिता का शरीर माना जाता है, बॉडी माना जाता है। मुख्य रूप से इसमें सिविल मामलों के प्रिंसिपल या सिद्धांत, न्यायालयों की अधिकारिता या जुडिक्शन और पक्षकारों के कुछ सब्सटेंसिव राइट दिए गए हैं। ये स्थिर रहते हैं,
कि ये इसमें ये गतिमान नहीं होते। इसमें संशोधन संघ और राज्य दोनों कर सकते हैं। अब सीपीसी में दूसरे खंड में प्रथम अनुसूची दी गई है। प्रथम अनुसूची में टोटल 51 आदेश दिए गए हैं। उन आदेशों के अंदर रूल या नियम दिए गए हैं। ये नियम आपका सीपीसी का प्राण माने जाते हैं। ये गतिशील होते हैं। ये सीपीसी के विशेष गुण हैं। यही नियम ही शुद्ध रूप से प्रक्रिया का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं प्योर रूप से। अगर प्योर रूप से पूछा जाए तो कहाँ प्रक्रिया दी गई है, आपका नियमों में। इन नियमों में बदलाव संघ भी कर सकता है, संसद भी कर सकती है, राज्य विधानमंडल भी, और संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय। अब समस्या ये आएगी कि क्या ये जो फर्स्ट शेड्यूल में नियम दिए गए हैं आदेश के अंतर, ये सीपीसी का भाग होंगे कि ये अलग है। तो इसी पर पंचौरा करना है, इसी पर दिमाग लगाना है और 5-6 बातें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका धारा, पहली ही धारा देखी जाए 2(1) क्या कहती है 2(1)? देखिए क्या कहती हैं। आपका 2(1) ये बताती है कि संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। इसका मतलब ही यही हुआ। फिर हम बता दें कि सीपीसी जब भी आप पढ़िए तो केवल सेक्शन सीपीसी में शामिल नहीं है। जो प्रथम अनुसूची में 51 आदेश हैं उनमें नियम है, वह भी सीपीसी का ही क्या है, भाग है कि अलग है, भाग है। ये कहाँ स्पष्ट किया गया है कि किसी के मन में संदेह न रहे, तो 2 के कहाँ किया गया 1 में कि संहिता के अंतर्गत नियम भी क्या है, आते हैं। अब तुरंत आपका पढ़ना है 2(16) और 2(18), यानी कि 3 तो परिभाषा से निकल जाएगा। 2(16) पढ़ना है, 2 बार रिपीट किया है 2(16), फिर 2 आपका 18, एकदम क्रम से चलिए। 2(16) में प्रेस्क्राइब्ड परिभाषित किया गया है। प्रेस्क्राइब्ड होने विहित। तो क्वेश्चन 2 बार जो यूपीजे में बना है वह ये बना है कि विहित का मतलब क्या हुआ। तो आपका जवाब रहेगा नियमों द्वारा विहित। नियमों द्वारा विहित का मतलब ये हुआ कि आखिर नियम कहाँ दिए गए हैं, अर्थात नियमों में जो प्रावधान किए गए हैं लीगल भाषा में, उसी को हम प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे, विहित कहेंगे। तो सीपीसी में प्रथम अनुसूची है जिसमें 51 आदेश हैं। उन आदेशों के अंदर रूल दिए गए हैं। रूलों में जो बातें लिखी गई है उसी को एक लाइन में हम प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे, यानी कि विहित कहेंगे। फिर याद रखिए उसी को हम क्या कहेंगे, विहित। तो विहित मतलब अगर पूछ ले कि क्या, तो नियमों द्वारा विहित। विहित कहाँ परिभाषित है पूछ ले सीपीसी में, तो धारा 2 के किस में, 16 में पूछ सकता है। तीसरी बार भी 2 बार रिपीट किया है। इसको थोड़ा सीआरपीसी से जरूर जोड़े रहिएगा। 2T टमाटर वाला ट, यानी कि जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना कि ट माने टमाटर, तो उसी प्रकार 2T में विहित शब्द परिभाषित है। सीआरपीसी में भी वही होगा। विहित का मतलब जहां भी आए, अब एक नियम बना लीजिए, जहां भी प्रेस्क्राइब्ड आए, इसका मतलब कि नियमों द्वारा विहित। तो सीआरपीसी में कोरिलेट कर लेना है। सीआरपीसी की धारा 477 के तहत उच्च न्यायालय नियम बनाता है और उसी नियम को सीआरपीसी की धारा 2T में प्रेस्क्राइब्ड या विहित कहा जाता है। अब आपका नियम पर आ जाए, जो सेक्शन है आपका 218 निकाल लीजिए, यानी कि 3 तो परिभाषाएं नियमों से ही रिलेटेड हो गई। 218 देखिए भाई। अब आपका 218 से नया क्वेश्चन बन सकता है कि नियम का मतलब क्या हुआ।
तो ध्यान से देखिए, नियम से पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में अंतर्विष्ट नियम। अब देखिए मैं तोड़ रहा हूँ नियम का मतलब, ऐसे ही आपका बनाना है। नियम का मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल या प्रथम अनुसूची में नियम दिया गया है। नियम का मतलब जो 122 या 125 धारा के तहत कौन नियम बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है निर्मित नियम। और प्रारूप यानी कि जो फॉर्म होते हैं, प्रारूप या मॉडल, या जो लास्ट में नमूने दिए गए हैं, वह भी नियमों में शामिल हैं कि नहीं, शामिल हैं। अब पहला क्वेश्चन आइए अच्छा जो नया बन सकता है कि नियम में क्या क्या शामिल हैं। यही लोग गलती करेंगे, गलती आपका फॉर्म में होगी। फॉर्म ही लिखा है ना, फार्म ही लिखा है वही फार्म मने प्रारूप, प्रारूप मने मॉडल, मॉडल मने नमूना। जैसे कि हमने सीआरपीसी में पहले ही बताया कि जब डेथ वारंट या मृत्युदंड का वारंट या ब्लैक वारंट भी कहा जाता है, जब जीवन को समाप्त करने वाला अधिपत्र निकलेगा तो किस मॉडल में निकलेगा, तो सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची का मॉडल नंबर 42 यानी कि प्रारूप संख्या 42। तो प्रथम अनुसूची नहीं, वहाँ किस अनुसूची का, द्वितीय। उसी प्रकार जब आप नियम 51 आदेश पढ़ लेंगे सीपीसी में, तो अभी देख सकते हैं कुछ मॉडल दिए गए हैं। समन कैसे निकलेगा, कुर्की का मॉडल क्या है, डिक्री का मॉडल क्या है, एकदम 51 आदेशों के बाद देखिएगा प्रारूप दिए गए हैं। तो क्या वे जो मॉडल हैं क्या नियम में शामिल हैं कि नहीं, ये समस्या आती है। तो बताइए नियम का मतलब क्या हुआ, जो प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। तो पहले प्रथम अनुसूची आइए, प्रथम अनुसूची में 51 आदेश हैं, उन आदेशों के अंदर नियम दिए गए हैं, वह भी नियम माने जाएंगे। दूसरा ये कह रहा है नियम का मतलब जो उच्च न्यायालय बनाए, तो धारा 122 और 125 के तहत उच्च न्यायालय रूल बनाता है। ये रूल भी क्या नियम में शामिल हैं कि नहीं, कि अलग हो गए, शामिल हैं। और जो मॉडल दिए गए हैं लास्ट में सीपीसी के नमूने फार्म, क्या वह नियम में शामिल हैं कि नहीं, शामिल हैं। तो अगर पूछ ले कि नियम का मतलब क्या हुआ, तो कई लोग न जो नहीं जानता है, देखिए क्या मारेगा, जो इतना गहराई से नहीं पढ़ा है, बस ये मार कर आ जाएगा कि प्रथम अनुसूची वाला नियम, प्रथम अनुसूची वाला ही नहीं, हाई कोर्ट बनाता है वह भी नियम, और जो मॉडल दिए गए हैं वह भी नियम में क्या है, शामिल। ये अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, ये कहाँ लिखा गया है। तो आपका जवाब रहेगा कहाँ लिखा है, धारा 2 के किस क्लाज में, आपका कह सकते हैं कि 18। अब दो धाराएं यहाँ आई, आपका दो धाराएं यहाँ ये आई कि आपका 122 आई और कौन आया, 125। तो ये याद रखिए अभी कि हाई कोर्ट इन दोनों धाराओं के तहत क्या बनाता है, नियम। इसके बाद एक जो पढ़ना है आपको 121, तुरंत बैरक में निकालिए भाई, जहाँ जहाँ नियम का प्रावधान हम एक जगह एकत्र करवा दें। आइए 121 आइए, यानी कि धारा 121 पर गौर करिए, आपका क्या बताती है। 121 देखिए, प्रथम अनुसूची के नियमों का प्रभाव। तो पहले तो प्रभाव या इफेक्ट पर आ जाइए। तो अब बताइए थोड़ा कोरिलेट करके दो चार क्वेश्चन। प्रभाव या इफेक्ट या परिणाम, प्रभाव या इफेक्ट या परिणाम को आपका एविडेंस की किस धारा में रेलेवेंट बनाया गया है। 7, 8, 9, 10 चार ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। 7 में कि 8 में कि 9 में कि 10 में, 7 में। एविडेंस की सेक्शन 7 में तीन तथ्यों को
रेलेवेंट बनाया गया है। पहला ओकेजन या अवसर या प्रसंग, दूसरा हेतु यानी कि रीजन या कारण, और तीसरा इफेक्ट या परिणाम या प्रभाव। एक क्वेश्चन एविडेंस में बनता है सेक्शन 7 पर, पैरों के निशान। गुत्थम गुत्था, जैसे ही गुत्थम गुत्था दे और पैरों के निशान दे, वह प्रभाव है कि मृतक ने मरने से पहले विरोध किया होगा, क्योंकि पैरों के निशान अस्त व्यस्त हालात में है। तो पैरों के निशान की धारा में सुसंगत, किस रूप में? तो प्रभाव। अब आइए आपका कह सकते हैं, अब इसी के साथ प्रभाव में जो देखना है, सेक्शन 38 से ज़्यादा प्रभाव पूछा जाता है एविडेंस की। एडमिशन का इफेक्ट क्या होगा? एडमिशन का प्रभाव क्या होगा? स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा? तो खूब पूछा जाता है एविडेंस की धारा 31 कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि स्टापेल पैदा करेगा। हाँ, तो स्वीकृतियां स्वीकृत तथ्यों का निश्चायक सबूत नहीं होती, लेकिन तस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत विबंध के रूप में प्रवर्तित, एकदम लीगल भाषा में, लेकिन अपनी भाषा में कंक्लूसिव प्रूफ न होकर स्वीकृतियां क्या होती हैं? विबंध पैदा करती हैं। आपका हमने सीपीसी में भी बताया था कि समझौते की डिक्री, फिर याद रखिए, ए बी ने आपका कह सकते हैं कि समझौता किया। समझौता पत्र कहाँ दायर कर दिया गया? कोर्ट में। आर्डर 23 का नियम 3 कहता है कि न्यायालय इस समझौते के आधार पर क्या पारित कर देगा? डिक्री। तो क्या दोनों पक्षकारों को सुना गया कि राजी हो गए तो डिक्री पारित हो गई? राजी, तो रेह जुडिकेटा लागू नहीं होगा 11 वाला, तो समझौते की डिक्री में लागू होगा कि नहीं? नहीं। तो आखिर ये समझौते की डिक्री क्या प्रभाव उत्पन्न करेगी? स्टापेल, कि जब रजामंद हैं तो आप ये बात कहें तो आपके मुंह को विपरीत बात कहने से क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। स्टापेल। समझौते की डिक्री की अपील नहीं होगी। आपका 96 का क्लाज याद रखिएगा। सीपीसी के 96 का कौन सा क्लास सुबह बताएगा? 3। और आपका अगर 36 में मैं बताया था, आदेश 36 का नियम 5 की 6, कि अगर करार के आधार पर डिक्री पास किया गया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो आपका फिर एक बार बैक हो जाए, क्योंकि प्रभाव चल रहा था तो 2-3 प्रभाव बताया गया, और एक प्रभाव क्लास का भी बता दिया जाए, क्योंकि ये भी उदाहरण दे दिया जाए। 2-3 क्वेश्चन तो तैयार ही मैं करवा दिया प्रभाव पर। एक प्रभाव, इस समय जो क्लास चल रहा है इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। इस समय हमारा भी दिमाग स्थिर रहता है, नए नए क्वेश्चन भी बनते हैं, और इस समय जिसकी क्लास साल भर भरे न पढ़े हो आप, इस समय पढ़ना जरूरी होता है। और सबको सलाह दी जाती है कि जब तक क्लास चले, भले 11 तारीख तक चले, तब तक या तो घर बैठे या यहाँ आकर आप क्लास छोड़िए ना, क्योंकि पिछली बार 3-4 लोगों ने ये सोचा कि 10 दिन घर पर रिवीजन कर लेंगे, वहीं मात खा गए एविडेंस में और तमाम चीज़ों में, एपीओ में, और अंत में टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा बताए जाते हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि जो अंत में बताया जाता है 10 दिन, वहीं क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है, चाहे बिहार एपीओ हो। बिहार में भी इतिहास गवाह है कि आदमी एक दिन पहले संविधान का हमने उठाया था 308 से, और इधर पूरा मथा था 10 से 12 क्वेश्चन एपीओ में उसी लेक्चर से ही आ गए थे। यानी कि जो लोग अपना ट्रेन में पढ़ते हुए लाइव क्लास जा रहे थे, वह बहुत खुश थे कि 10 से 12 क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा में, बहुत स्पीड में चला था। तो भाई लास्ट तक पढ़ते रहिए, छोड़िए ना। वो जितना घर पर नहीं पढ़ेंगे उससे अधिक आपका टेक्निकल बातें और कोरिलेट करके 50 धाराएं रोज तैयार करवाई जा रही हैं। फिर एक बार बैक हो जाए,
आपका 121 देखिए क्या कहती है, प्रथम अनुसूची में के नियमों का प्रभाव क्या होगा। तो प्रथम अनुसूची में के नियम जब तक कि वे इस भाग के उपबंधों के अनुसार बातिल, बातिल मतलब न आए तो शून्य, शून्य यानी कि वर्ड उर्दू शब्द है। आपका विवाह में यूज ज़्यादा होता है विवाह आपका सुन्नी विधि में 3 प्रकार का, सिया विधि में 2 प्रकार का। एक सिया विधि में 2 प्रकार का जो विवाह होता है, एक बातिल, बातिल माने वार्ड, वार्ड मतलब वह कोई मतलब ही नहीं है, शून्य। और एक सहीह, सहीह माने वैलिड, वैलिड माने वैध। जबकि सुन्नी विधि में विवाह 3 प्रभाव होता है, विवाह का प्रभाव। पहला आपका बातिल यानी कि शून्य, दूसरा सही यानी कि आपका वैध, और तीसरा फासिद, फासिद माने इरेगुलर, इरेगुलर माने अनियमित। तो कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमी को अगर दूर कर दिया जाए तो वह विवाह वैध विवाह में कन्वर्ट। जैसे एक उदाहरण देखिए तब फिर बैक हुआ जाए। एक सुन्नी पुरुष है 4 स्त्रियों से विवाहित हैं, तो 5वां विवाह उसी समय करता है, तो ये विवाह शून्य नहीं होगा, सुन्नी विधि में अनियमित होगा। और जैसे ही पहले की 4 पत्नियों में से एक को डाइवोर्स देगा, ये जो 5वां विवाह है वह वैलिड हो जाएगा। यानी कि कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, जैसे ही कमी की क्या कर ली गई पूर्ति, वह विवाह अनियमित विवाह किस में कन्वर्ट हो गया, नियमित में, सही में, यानी कि वैध में। ये बिहार में पूछा भी गया था। फिर बैक होइए, तो आपका बातिल हम बता रहे थे, फिर एक बार देखिए, प्रथम अनुसूची में के नियम जब तक कि वे इस भाग के उपबंधों के अनुसार बातिल या परिवर्तित न कर दिए जाएं, ऐसे प्रभावहीन होंगे मानो वे इस संहिता के पाठ में अधिनियमित है। यानी कि जब तक नियम चेंज न हो जाए, रद्द न हो जाए, सीपीसी के भाग ही माना जाएगा, और सीपीसी के धाराओं के साथ उनको भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब आइए, अब परिभाषा अभी टू टू छोड़ दीजिए, कल बताया जाएगा, अगली कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी उठाया जाए। 2 3 पूछा जाता है, डिक्री होल्डर। लिख देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सब परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी, कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो पूछी न गई हो, दिक्कत ये है। तो आप जितनी परिभाषाएं हैं प्रयास करिए याद करने का, कोई इसमें बचाव नहीं है। आप ये कहेंगे कि ये परिभाषा छोड़ दे तो आजकल वहीं पूछ लेगा। तो क्रम आइए 2 3 से, पहले मुकदमा करा दिया जाए आपका, क्योंकि 2 परिभाषाएं पढ़नी है। देखिए, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया सिविल वाद कि बी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है। न्यायालय ने ए को सुना, बी को सुना। सुनने के बाद आपका सुनवाई के पश्चात मैं बता चुका हूँ निर्णय आया। तो निर्णय कब सुनाया जाएगा, फिर दोहरा लीजिए, आदेश 20 का नियम 1, तत्काल सुनाइए। तत्काल नहीं सुनाते हैं तो कितने दिन, 30 दिन, 30 दिन में नहीं तो हर हाल में 60 दिन। निर्णय के कितने दिन के अंदर डिक्री बनेगी, 15 दिन। निर्णय के कितने दिन के आगे, 15, अगले 15 दिन के अंदर डिक्री बनेगी। और फिर डीम्ड डिक्री भी पढ़े रहिए, जब तक डिक्री न तैयार कर ली जाए तब तक वह जो निर्णय है वही डीम्ड डिक्री का क्या करेगा, काम। लेकिन जैसे ही डिक्री तैयार होगी, इसका प्रभाव अब बना रहेगा डीम्ड डिक्री का कि समाप्त। हाँ, ये जरूर टेक्निकल क्वेश्चन सीपीसी इसीलिए कठिन मानी जाती हैं। बार बार कुछ चीज़ें याद करिए, सुबह भी पढ़ाया जा रहा है शाम को भी ताकि आपका, क्योंकि मारा मारी ज़्यादा है क्वेश्चनों पर, देख ही रहे कितना लोग फार्म डाले हैं, पिछली बार से ज़्यादा फार्म है। और प्रयास करिए, कहे कभी समय है, ये नहीं कहा जा सकता कि समय नहीं है। देखिए आपका, तो मान लीजिए ए के पक्ष में न्यायालय ने निर्णय दिया और बी के क्या दिया, विरोध में।
तो जब मुकदमा दायर किया गया था तो ए वादी कहलाया था प्लेंटिफ और बी डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी। और जब फैसला आ गया तो इनके नामों में चेंजिंग कर दीजिएगा। जो जीतता है तो इसमें कोई किसको जिता दिया जाए, ए को, तो एक ए को आज्ञप्तिधारी कहेंगे हिंदी में, या जय पत्रधारी इंग्लिश में डिक्री होल्डर, या आजकल मिक्स चल रहा है तो डिक्रीधारी, आधा इंग्लिश और आधा क्या हिंदी, आजकल मिक्स का जमाना है। लेकिन हिंदी शुद्ध हिंदी में आज्ञप्तिधारी, लेकिन और इंग्लिश में डिक्री होल्डर, लेकिन आजकल चूंकि मिक्स चल रहा है तो डिक्रीदार, इसको हम क्या कहेंगे, डिक्री, जबकि कहना चाहिए आज्ञप्तिधारी। तो जो जीतता है उसका क्या नाम दिया जाएगा, डिक्री होल्डर, और जो हारता है उसको जजमेंट डेटर, निर्णित, याद किए रहेगा, जो हारा उसे क्या कहा जाएगा सीपीसी में, निर्णित ऋणी, और जो जीता उसे आपका डिक्री होल्डर। तो डिक्री होल्डर की परिभाषा 2.3 में दी गई है और निर्णित ऋणी की परिभाषा 2.10 में। दो परिभाषाएं अब याद रखिए। जो जीता यानी कि डिक्री होल्डर, अब याद करिए डिक्री होल्डर की परिभाषा की धारा में तो 2.3 में, और जजमेंट डेटर हारने वाला, यानी कि उसको लीगल भाषा में क्या कहेंगे, निर्णित ऋणी कहाँ परिभाषित है, 2.10। अब अगला पूछा गया कि डिक्री होल्डर किसे माना जाएगा, तो बेरेक देखिए भाई आपका, डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके फेवर में यानी कि पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। तो जो एजेएस में क्वेश्चन बनाया कि डिक्रीदार का मतलब क्या हुआ, पहला दिया जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है, सेकंड दिया कि जिसके पक्ष में कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों, यानी कि इसका मतलब जिसके फेवर में, फिर एक बार समझिए, आपका डिक्री पारित की गई है वह भी डिक्री होल्डर, और जिसके फेवर में एग्जीक्यूशन योग्य आपका कोई आर्डर पारित किया गया है वह भी डिक्रीदार। तो जो जीतता है उसे हम क्या कहते हैं, डिक्री होल्डर, डिक्रीदार, हिंदी में आज्ञप्तिधारी। और जो हार गया तो सीधे इसका उल्टा कर दीजिए। अब इसी के उल्टा देखिए 2.10 में हम इसी आधार पर बता रहे हैं, निर्णित ऋणी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, अब पक्ष को विपक्ष बना दीजिए, जिसके विपक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया जिसके विपक्ष में, तो सीधे इसका उल्टा कर दीजिए, पक्ष में आए तो डिक्रीधार और विपक्ष में आए तो निर्णित ऋणी। तो सामान्यतः सिविल मामलों में एक व्यक्ति जीतता है, एक पक्षकार, दूसरा हारता है। लेकिन अब इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, क्या दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर हो सकते हैं और जजमेंट डेटर, तो आप सामान्यतः नहीं, लेकिन दो अपवाद जरूर याद रखिए, एक सेटअप यानी कि मुजराई या मुजरा, और दूसरा काउंटर क्लेम प्रतिदावा, या इंग्लिश शुद्ध हिंदी में प्रतीपवाद। काउंटर क्लेम मतलब क्या, प्रतीपवाद, या और एक क्या हुआ, मुजरा, यानी कि अगर प्रतिवादी ने मुजरा या प्रतिदावा की मांग की है और उसका दावा स्वीकार करता है न्यायालय, तो यहाँ दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर भी होंगे और जजमेंट डेटर भी, क्योंकि मुजरा की रकम या काउंटर क्लेम की रकम के लिए प्रतिवादी डिक्रीदार और अपनी रकम के लिए वादी क्या होगा, डिक्रीदार। और चूंकि आपका दोनों हारे हैं, मैंने बी तो हारा ही है, ए भी मुजरा की रकम हारा है, तो मुजरा और प्रतिदावे में जो ए होगा वह निर्णित ऋणी हो जाएगा। अब एक उदाहरण लास्ट में देखिए, क्योंकि ऐसे तो भाई लीगल भाषा में थोड़ा मुश्किल हो रही है।
ए ने बी के खिलाफ 5,000 रुपये का दावा किया। बी ने कहा कि हजूर हमारा ए भी कितना लिया है, 3,000। ये 5,000 में से क्या कराया जाए? मुजरा कराया जाए। अब आप लोग बताइए, ए के पक्ष में भी फैसला आया बी के पक्ष में, तो ए कितना जीता? 5,000। बी कितना जीता? 3,000। तो दोनों पक्ष डिक्रीदार हो गए कि नहीं? हो गए। ए कितने के लिए डिक्रीदार हो गया? 5,000। बी 3,000। अब दोनों हारे भी तो है ना। बी कितना हारा है? 5,000। तो ये 5,000 के लिए भी निर्णित ऋणी। ए कितना हार गया है? 3,000। तो 3,000 के लिए ए क्या कहलाएगा? निर्णित ऋणी। क्योंकि ए बी 3,000 जीता है, तो 3,000 के लिए डिक्री होल्डर हो गया। तो हारा कौन है? 3,000 ए। तो 3,000 के लिए ए क्या कहलाएगा? जजमेंट डेटर। लेकिन दो ही मामलों में याद रखें, किस किस मामले में हो सकता है? एक मुजरा और दूसरा काउंटर क्लेम या प्रत्यय। अभी सुबह पढ़ाया नहीं गया है, थोड़ा और एक मैंने 1-2 दिन खींच जाए आर्डर सुबह में आपका, तब इसको 6, 7, 8 अभी पढ़ाना है, 21 भी पढ़ाना है। यानी कि कुछ आर्डर 3-4 अभी छोड़े गए हैं बड़े बड़े, ताकि कुछ 1-2 दिन में आपका, तो कल और चलेगा क्लास भाई आपका।